बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड की केस स्टडी के अंदर ये क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कौन सी, क्या नाम है? अमृत बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या हुआ यहां पे? रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से जो है आपने बनाई है कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स वगैरह जो हैं आपने प्रिपेयर करी हैं, ठीक है। एरेटेड वाटर है, रॉ मटेरियल क्या है आपका? एरेटेड वाटर, ठीक है। एरेटेड वाटर है आपका रॉ मटेरियल। इससे आपने बनाई है कोल्ड ड्रिंक, इससे आपने बनाई है क्या? कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक बनाई है आपने इससे। ये आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहां पर, कुछ बॉटल जो हैं ओवरफिल्ड हो गई, मतलब जैसे कोल्ड ड्रिंक का ये ऑप्टिमम लेवल है, यहां तक कोल्ड ड्रिंक भरी हुई होती है इस लेवल तक। कुछ बॉटलें जो हैं यहां तक भर दी, ओवरफिल्ड मतलब ढक्कन के इधर तक भर दी। थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए ना, क्योंकि गैस होती है। बॉटलें जो है ओवरफिल कर दी और कुछ बॉटलें अंडरफिल कर दी, यहां तक ही करी, इधर तक ही भरी कुछ बॉटलें, ठीक है। कुछ ऊपर तक भर दी और कुछ नीचे तक रह गई, ओके। कुछ जो बॉटल्स हैं उनके ढक्कन जो है वो सही से नहीं लगाए गए, तो कुछ बॉटल्स जो हैं ऊपर तक भर दी, कुछ नीचे तक भरी हैं, और कुछ बॉटल्स के ढक्कन सही से नहीं लगाए। तो यहां पर इशू ये रेज होता है कि क्या ये जो बॉटल्स हैं जो कि ओवरफिल्ड हैं, अंडरफिल्ड हैं, बैडली क्राउंड हैं, ठीक है, तो क्या इन बॉटल्स को जब फैक्ट्री से निकाला गया, इनको भी निकाला गया ना फैक्ट्री से, तो क्या इनके ऊपर भी ड्यूटी देनी पड़ेगी? क्या ये कंप्लीट फाइनल प्रोडक्ट है? असेसी ने ये बोला कि सरकार डिपार्टमेंट को कि ये डिफेक्टिव बॉटल्स हैं, ये जो है डिफेक्टिव बॉटल्स हैं, ये रेडी टू यूज नहीं है। असेसी ने ये बोला कि दीज बॉटल्स आर नॉट रेडी टू यूज। इन्हें हमने डीएसए में एंटर ही नहीं करवाया, इन्हें हमने डीएसए के अंदर एंटर ही नहीं करवाया। डीएसए के अंदर एंट्री मतलब एंट्री होती है ना, एंटर नहीं करवाया, तो एक्साइज ड्यूटी यहाँ इस पे लगनी नहीं चाहिए, इस पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। मगर डिपार्टमेंट जो है उसका ये बोलना था कि जो बॉटल्स हैं, मान लिया हमने कि जो बॉटल्स हैं वो कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, ये भी मान लिया कि दीज बॉटल्स आर नॉट मार्केटेबल, मगर ये बॉटल्स कंप्लीट तो है ना, ये बॉटल्स जो हैं ये कंप्लीट तो हैं, तो ये आपको डीएसए में चढ़ानी चाहिए, डीएसए में ये बॉटलें आपको चढ़ानी चाहिए। रूल 21 जो है ना आपका सेंट्रल एक्साइज रूल्स का, वो हमें ये बोलता है कि उस डिपार्टमेंट ये बोल रहा है कि आपको रेमिशन की एप्लीकेशन देनी चाहिए, आपको रेमिशन की एप्लीकेशन देनी चाहिए। तो क्या आज इसको कंप्लीट प्रोडक्ट मानेंगे? देखिए आप, मैं आपको एक बार रीड करवाता हूं। हाँ, ये रहा। Appellant was engaged in manufacture of aerated water. Revenue alleged that appellant was draining out manufactured aerated water on account of contaminated, underfilled, overfilled, badly crowned bottles. ढंग से ढक्कन नहीं लगे, मतलब
विदाउट एंटरिंग दैम इन RG1 रजिस्टर, एंट्री के बिना, डेली स्टॉक अकाउंट डीएसए में एंट्री के बिना उनको निकाल रहा है, एंड विदाउट पेमेंट ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन द सेम, इट इश्यूड अ डिमांड कम शो कॉज नोटिस ऑन द एपिलेंट फॉर द रिकवरी ऑफ द सेड ड्यूटी। उसने डिमांड और शो कॉज नोटिस भेजा ड्यूटी की रिकवरी के लिए। रेवेन्यू वाज ऑफ द व्यू दैट कंटेमिनेटेड, अंडरफिल्ड, ओवरफिल्ड, बैडली क्राउन बॉटल्स वर एक्साइजेबल गुड्स। फर्दर इफ सच गुड्स वर डिफेक्टिव और नॉन मार्केटेबल, अगर वो डिफेक्टिव या नॉन मार्केटेबल भी थे तो अपीलेंट को जो है रेमिशन के लिए एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी। द अपीलेंट शुड हैव सॉट रेमिशन ऑफ ड्यूटी पेड ऑन सच गुड्स। ठीक है, अपीलेंट ने बोला, अपीलेंट कंटेंडेड दैट सच एरेटेड वाटर वाज ड्रेन्ड आउट एज सर्टेन बॉटल्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन था अंडरफिल्ड, ओवरफिल्ड ऑफ द एरेटेड वाटर इन बॉटल्स, और सच बॉटल्स वर बैडली क्राउंड। ठीक है, consequently the aerated water which was drained out was not marketable, thus it was not required to be entered in RG1 register। उसका ये कहना था कि हमको तो RG1 में एंट्री की जरूरत ही नहीं थी। Appellant further submitted that the excise duty could not be levied on the goods which had not been manufactured and which were not marketable। एसएससी का ऐसा बोलना था कि मार्केटेबल नहीं है तो नहीं लगेगी। इश्यू क्या है यहाँ पे देखिए, मैं आपको ना कितना सा दो लाइन के अंदर इश्यू, वेदर कंटेमिनेटेड अंडर और ओवरफिल्ड बॉटल और ब्रैडली क्राउन बॉटल्स अमाउंट टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स which are required to be entered into RG1 register and which are accessible to payment of excise duty। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं उतारा गया है। अगर पूरा क्वेश्चन आप उतार रहे हो, आप 2-3 लाइन नहीं लिख पा रहे हो उसमें से क्रक्स निकाल के इश्यू का, तो फिर आपको स्टार्टिंग में इश्यू नहीं लिखना है। फिर आप लीगल पोजीशन से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आंसर बताए तो आंसर से कर सकते हैं। देखिए अब लीगल पोजीशन क्या है, किस तरह से आपको लिखना है। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट ओनली अ फिनिश्ड प्रोडक्ट कैन बी एंटर्ड इन RG1 रजिस्टर्ड। अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड एज वेल एज विच इज मार्केटेबल। कोर्ट ने बोला the law required the appellant to provide a screening test before it could declare the manufactured product as a finished product which was marketable। In other words, a finished product was required to be accounted for in RG1 register only after undergoing the screening test and having found that they were fit for sale। मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर अगर वो फिट फॉर सेल होंगे, मार्केटेबल होंगे, तो ही RG1 रजिस्टर में उनकी जरूरत है एंट्री की। ठीक है, आगे बोल रहे अंडरफिल्ड और ओवरफिल्ड और बैडली क्राउन कैप्स बॉटल्स कुड नॉट बी ट्रीटेड एज बीइंग फुल्ली मैन्युफैक्चर्ड नॉर कुड दे बी ट्रीटेड एज फिनिश्ड गुड्स। मोरेवर बॉटल्स फिल्ड विद लेस और मोर एरेटेड वाटर वर नॉट मार्केटेबल। ये मार्केटेबल नहीं थी अंडर Weights and Measures Act, Legal Metrology Act। Consequently, such goods could not be entered in RG1 register। आपको जो कोर्ट का डिसीजन आया था ना, वो कोर्ट का डिसीजन पूरा लिख दिया है यहाँ पर, कोर्ट का डिसीजन पूरा लिख दिया। अगर आपको कोई लॉ भी पता है, लॉ अगर आप लिख सकते हैं, वरना कोर्ट का जो डिसीजन आया था वो आपको यहाँ पर देखिए पूरा लिख दिया। कोर्ट ने क्या क्या बोला था, क्या डिसीजन दिया उसने। ठीक है, आप थोड़ा सा लॉ भी यूज कर सकते हैं कि मार्केटेबिलिटी जरूरी है, 4M सेटिस्फाई होने चाहिए, इस तरह से। अच्छा, कंक्लूजन क्या आया, कोर्ट ने बोल दिया कि यहां पर ड्यूटी नहीं देनी है। द कोर्ट हेल्ड दैट इन द इंस्टेंट केस कंटेमिनेटेड, अंडरफिल्ड, ओवरफिल्ड एंड बैडली क्राउन बॉटल्स फाउंड एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वर नॉट मार्केटेबल गुड्स। सही बात है। Thus, they were not required to be entered under RG1 register and consequently no excise duty was payable on them। Clear? अगला केस देखिए, केस नंबर 4। ये है आपका बलरामपुर अमृत बॉटल्स। बॉटल से आपको ध्यान आ जाएगा अमृत। अमृत क्या मिल रहा है, अमृत, पानी, अमृत। ठीक है,
2014 का बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड 2014 का है अगला केस। इसका भी आप नाम ध्यान रख सकते हैं, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड 2014। हो क्या रहा है यहां पे, हो क्या रहा है, एक शुगर मिल है, शुगर मिल, शुगर मिल में केन है, शुगर केन, इससे जूस बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, जूस, केन से, शुगर केन से जूस। ये वाला केस है। ठीक है, तो शुगर केन से जूस निकल रहा है, शुगर केन का, शुगर भी इस तरह से बनती है, शुगर केन को क्रश करके जूस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, इस ड्यूरिंग बगेसे नाम का जो है एक वेस्ट जनरेट हो रहा है, बगेसे नाम का, जब आप इसको क्रश करके कर रहे हो ना, क्रश करके, इसको क्रश करके जब आप जूस बना रहे हो तो बीच में बगासे नाम का एक वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, बगासे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, ये बगासे जो है हमको ये बताना है कि इस बगासे के ऊपर जो है एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी क्या। देखिए, एक्साइज ड्यूटी हम जब डिटरमाइन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, 4 M's देखते हैं, मूवेबल, मार्केटेबल, मेंशन इन सीटा और मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो बगासे जो है आपका मूवेबल है, इट इज मूवेबल, मूव कर सकते हो इसको। अच्छा, बगासे जो है आपका सीटा में मेंशन्ड भी है, मेंशन्ड इन सेटा। ये आपका जो बगासे है ये मार्केटेबल भी है, बिक सकता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। तो क्या इस पे ड्यूटी लगनी चाहिए। अगर हम देखें, आप यही बोलेंगे कि इसके ऊपर ड्यूटी लग जानी चाहिए, क्योंकि ये सीटा में मेंशन है तो एक्साइज ड्यूटी लगनी चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, बट कोर्ट ने यहां पर बोला कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, इस पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, कोर्ट ने ये बोला। मेरे हिसाब से अगर मेरे से पूछें तो लगनी चाहिए थी, बट आपका कोर्ट जो है उसने ये बोला, तो यहां पर आप जो है खतरे का निशान लगा लें, बिकॉज ये हमारे रीजनेबल थॉट से ऊपर चला गया है। ठीक है, कोर्ट का ऐसा बोलना है कि ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं है, दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। पढ़ते हैं क्या बोल रहा है कोर्ट। The High Court concluded that though bagasse is an agriculture waste of sugarcane, it is a marketable product. Marketable है ये तो उसने माना. However, duty cannot be imposed levied thereon simply by virtue of explanation added under section 2D of Central Excise Act. Deemed manufacture वाला जो था ना हमारा, as it does not involve any manufacturing activity. कोर्ट ने बोला यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो हाई कोर्ट ने सीबीईसी का सर्कुलर क्वैश कर दिया। पहले सीबीईसी का सर्कुलर आया था, उसको क्वैश कर दिया हाई कोर्ट ने यहां पर। ठीक है, हाई कोर्ट का डिसीजन है, सीबीईसी का सर्कुलर था पहले, उसको क्वैश कर दिया। पहले सीबीईसी का सर्कुलर आया था ना, उसके अंदर इसको माना गया था ड्यूटीएबल है, इसके ऊपर ड्यूटी लगाई गई थी सर्कुलर के हिसाब से, मगर उस सर्कुलर को क्वैश कर दिया
आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये हमारे केस हुए। अगला हमारे वैल्यूएशन चालू हो जाता है एक्सरसाइज का। पहला केस आपका है ये टीवीएस मोटर्स वाला, हम आखिरी में देखेंगे 2016 के सारे साथ में। ये भी 2016 का है। अभी हम लोग देख रहे हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 2014 का केस। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 2014 सुप्रीम कोर्ट। बलरामपुर चीनी मिल्स भी आपको मेरे हिसाब से याद हो गया होगा नाम। अब हम देख रहे हैं वैल्यूएशन के केस में। सबसे पहले मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 2014, ठीक है। वो क्या रहा है इसके अंदर, रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो आप। ये देखिए, यहां पर देखिए मैंने ये जो इसका डायग्राम है वो बना हुआ है। हो क्या रहा है ना, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, कार बन रही है। गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली हुई है, इस स्कीम के अंदर जो है हरियाणा गवर्नमेंट है, उस हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया। उस डिसीजन के अनुसार हाई पावर्ड कमिटी जो बैठी, उसने ये बोला कि हाई पावर्ड कमिटी ने ये बोला कि वैल्यू जो है, आप जो भी वैल्यू रिकवर कर रहे हैं ना कस्टमर से, प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू आप कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने उसका 50% जो टैक्स है वो माफ कर दीजिए। क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। Assessi was a prestigious unit manufacturing and selling vehicles in the state of Haryana. Being a prestigious unit, a tax concession was granted to the assessee considered by the High Powered Committee under the erstwhile Haryana General Sales Tax Rules 1975. Therefore, an entitlement certificate was issued to the assessee for implementation of the decision of HPC. Okay, एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया असेसी को। अब हुआ क्या ना कि असेसी जो है 50% सेल्स टैक्स माफ हो गया, तो फाइनल कस्टमर से तो उसने पूरा का पूरा सेल्स टैक्स वसूल कर लिया। उसने क्या किया, उसने फाइनल कस्टमर से पूरा का पूरा वसूल कर लिया। बाद में उसे ध्यान आया कि यार 50% तो लेना ही नहीं था, तो डिपार्टमेंट ने उसे शो कॉज नोटिस इशू किया। शो कॉज नोटिस was issued by the department on the ground that on the sale of its vehicle during the period in question, the assessee has deposited only 50% of the sales tax collected by it from its customer and retained balance 50%. बस बाकी 50% उसने खुद ने रख लिया, availing the tax concession granted to it. The retained sales tax was neither actually paid nor actually payable to the state government. देना तो नहीं था स्टेट गवर्नमेंट को, मगर कस्टमर से क्यों लिया? Therefore, the sales tax retained by the assessee constitute a part of transaction value of the vehicles sold by the assessee to the customers in term of its definition in section 4(3) of Central Excise Act 1944 and the excise duty was payable on the same. ये बोल रहा है कि आपको जो है इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, जो सेल्स टैक्स आपने रिटेन कर लिया। देखिए क्या होता है ना, हम लोग जब ये क्वेश्चंस करते हैं तो हमें वैल्यू दी हुई होती है। जैसे मान लो कार की वैल्यू 6 लाख, इसके अंदर जो है सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है। तो एक्साइज के लिए जब हम असेसेबल वैल्यू निकालते हैं ना बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं सेल्स टैक्स। आपको पता होगा सेल्स टैक्स माइनस करते हैं। तो इसने क्या किया कि पूरा का पूरा 70,000 माइनस कर दिया सेल्स टैक्स। वैल्यू आ गई 5,30,000, इसके ऊपर इसने एक्साइज ड्यूटी पे करी।
पर गवर्नमेंट बोल रही है कि आप यहां पर 70,000 नहीं माइनस कर सकते, आप यहां पर 35,000 ही माइनस कर सकते हो। आपको जो है 5 लाख कितना कितना हो गया, 5,65,000 के ऊपर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बोलना उनका। देखिए, the assessee contended that it was not actually exempted from payment of sales tax to the extent of 50% collected from the customer। पहले तो वो exempt नहीं था, मगर बाद में उसको exempt कर दिया, but that payment of sales tax was deferred। The assessee contended that it was not actually exempted from payment of sales tax to the extent of 50% collected from the customers, but that the payment of sales tax was deferred। इसको defer किया गया है, इसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए डेफर किया गया है, कस्टमर का ये बोलना है। द 50% सेल्स टैक्स रिटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 14 years हैड टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द कैपिटल सब्सिडी ड्यू टू द असेसी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो 50% सेल्स टैक्स है ये एडजस्ट हो जाएगा कैपिटल सब्सिडी से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को देनी थी असेसी को, उसमें ये एडजस्ट हो रहा है, असेसी का ये कहना है। However, revenue contended that the decision of the high-powered committee did not support the case of the assessee, as the entitlement certificate did not mention anything to the effect that it was for the deferment of payment of any sales tax. Thus, the assessee was not supposed to return any amount of sales tax concession to the state government, nor this amount was to be adjusted towards any capital subsidy granted by the state government। ठीक है, रेवेन्यू ने अपना पक्ष रखा, असेसी ने अपना पक्ष रखा। इश्यू क्या है यहां पे, इश्यू आपका है, शुड अ पार्ट ऑफ सेल्स टैक्स रिटेन बाय द मैन्युफैक्चरर फ्रॉम इट्स कस्टमर्स अंडर अ टैक्स कंसेशन ग्रांटेड टू इट। उसने रिटेन कर लिया, उसने कस्टमर से तो ले लिया पर खुद ने रिटेन कर लिया। बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड्स, क्या होना चाहिए, लीगल पोजीशन क्या बोलती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है बोला, the Supreme Court concurred with the revenue's contention that there was no mention in the decision of the high-powered committee about adjustment of this amount of sales tax concession against any scheme or any capital subsidy। हाई पावर्ड कमिटी ने कहीं ये नहीं बोला कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कैपिटल सब्सिडी के लिए। द एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट ऑल्सो डिड नॉट गिव एनी इंडिकेशन ऑफ द डेफरमेंट ऑफ टैक्स और कैपिटल सब्सिडी। फर्दर रेफरिंग टू सीबीईसी सर्कुलर, द एपेक्स कोर्ट ओपाइंड दैट द असेसी रिटेन 50% ऑफ द सेल्स टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर्स एंड इट वाज नाइदर एक्चुअली पेड नॉर एक्चुअली पेबल टू द गवर्नमेंट। ना तो पे किया, 50% of the sales tax collected from its customers and it was neither actually paid nor actually payable to the government, पर आप लौटा दो। Therefore, the transaction value under section 4(3) shall be calculated by including the amount of sales tax retained by the assessee। जो आपने रिटेन करके अपने पास रखा है उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। And they were liable to pay excise duty on such amount। Conclusion, apex court overruling the tribunal decision held that since assessee retained 50% of the sales tax collected from the customers, which was neither actually paid to the exchequer nor actually payable to the exchequer। ये वर्ड जो है, जो जिसको पे करना था, इस वर्ड से आप कंफ्यूज मत होइए। Transaction value under section 4(3)(d) of Central Excise Act would include the amount of such sales tax। असेसी ने जो पहले ये बोला था कि ये तो भाई ये कोई आप उसने रिटेन नहीं किया, ये तो एडजस्ट हो रहा है सब्सिडी का जो है वो एडजस्टमेंट है ये तो पहले ट्रिब्यूनल ने जो है असेसी के फेवर में डिसीजन दिया था, मगर हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने ये डिसीजन क्वैश कर दिया ट्रिब्यूनल का और बोला कि जो 50% उसने रिटेन किया है वो इंक्लूड किया जाएगा असेसेबल वैल्यू में और उसके ऊपर जो है
एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। एक बार और आप पढ़ लें ये। रेवेन्यू ने क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया ना, डिपार्टमेंट। However, revenue contended that the decision of the high-powered committee did not support the case of the assessee as the entitlement certificate did not mention, उसमें कहीं नहीं लिखा था कि it was for the deferment of payment of any sales tax. Thus, the assessee was not supposed to return any amount of sales tax concession to the state government, nor this amount was to be adjusted. इसको कहीं एडजस्ट भी नहीं करना था, तो फिर भी उसने लौटाया नहीं, तो इसलिए इसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगला केस है आपका सुपर सिनोटैक्स इंडिया लिमिटेड 2014 सुप्रीम कोर्ट। सुपर सिनोटैक्स इंडिया लिमिटेड 2014 सुप्रीम कोर्ट। ये जो केस है इसके अंदर भी जो आपका पिछला केस है उसी से मिलता जुलता है, आप एक बार रीड कर लीजिए। ये आप खुद आप रीड करना, होमवर्क है। C8 लिमिटेड 2015 का केस हम लोग देखेंगे आगे। देखिए सेंट्रल एक्साइज रूल्स 2002 के केस अब आपके चालू हो रहे हैं। पहले हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के देखे थे। बेसिक कॉन्सेप्ट में भी बहुत बार आपको क्या होता है ना कि रूल्स जो होते हैं ना वो काम आ जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो केस लॉज होते हैं ना उसके अंदर भी क्या होता है ना, बहुत बार आपके सेंट्रल एक्साइज के जो रूल्स हैं वो काम आ जाते हैं। तो इसलिए उसमें हमने देखा था कि एक केस के अंदर जो है हमारा रूल काम आया था। ना आपका रूल नंबर 21 रेमिशन वाला। सेंट्रल एक्साइज रूल्स के केस अब चालू हो रहे हैं आपके। पहला केस है आपका C8 लिमिटेड 2015 का। ये आपका रूल 7 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल 2002 के ऊपर बेस्ड है। प्रोविजनल असेसमेंट का जो है आपका, उसके ऊपर ही आपका केस बेस्ड है। C8 लिमिटेड 2015 बॉम्बे हाई कोर्ट। यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, प्रोविजनल असेसमेंट है, मतलब ड्यूटी जो है वो डिटरमाइन नहीं हो पा रही है। तो असेसी जो है प्रोविजनल असेसमेंट जब होता है, असेसी 10,800 रुपए जो है वो प्रोविजनल ड्यूटी पे कर देता है। ठीक है, प्रोविजनल ड्यूटी 10,800 पे कर देता है। आपका प्रोविजनल असेसमेंट अंडर रूल 7 ऑफ सेंट्रल एक्साइज रूल 2002 के हिसाब से, ठीक है, 10,800 पे कर देता है। ठीक है, यहां पर मैं इधर बना देता हूं।
10,800 की ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी पे कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है ना कि जब फाइनल ऑर्डर आने वाला होता है, फाइनल ऑर्डर जब आने वाला होता है, यहां पर आपका फाइनल ऑर्डर आने वाला होता है, यहां फाइनल ऑर्डर आने से पहले असेसी को ये एहसास हो जाता है कि यार मैंने ड्यूटी प्रोविजनल बेसिस के ऊपर कम पे करी है, मैंने कम पे करी है, यहां पर फाइनलाइजेशन होना है, ड्यूटी फाइनलाइज होनी है। तो वो क्या करता है ना, डिफरेंशियल ड्यूटी फाइनल ऑर्डर आने के पहले ही जो है पे कर देता है, डिफरेंशियल ड्यूटी ₹1200 जो है वो पे कर देता है, डिफरेंशियल ड्यूटी ₹1200 पेड बाय असेसी, उसने पे कर दी। ठीक है। फाइनल ड्यूटी जो डिटरमाइन होके आई वो आई आपकी 12,000 रुपए, 12,000 रुपए। ठीक है। तो फाइनल जो आपकी डिमांड बनेगी, फाइनल डिमांड कितनी आएगी आपकी, 1200 उसने पहले पे कर दी, उसे लग गया था कि मेरी 12,000 बनेगी, तो फाइनल डिमांड आपकी कितनी हुई, नील, क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर चुका था। ओके, समझ आ रहा है। 12,000 के ऊपर फाइनलाइज किया जाता है, पहले 10,800 तो स्टार्टिंग में दे दिए थे प्रोविजनल के टाइम। ठीक है। तो इस केस में जो बंदा है उसने फाइनलाइज होने से पहले ही डिफरेंशियल ड्यूटी का अमाउंट पे कर दिया, 10,800 तो पहले ही दे दिए थे और 1200 जो है फाइनल के असेसमेंट के पहले दे दिए। ओके। सो फाइनल ऑर्डर जब आया तो क्वेश्चन हमारा ये है, क्या जो 1200 रुपए है उस पे इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। ये जो 1200 रुपए इसने पे करे, क्या इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। रूल 7 जो है आपका, रूल 7 जो है वो हमें ये बोलता है, रूल 7 आप लोग एक बार अपना जो मैटर रूल 7 निकालिए, उसके अंदर वो ये जो वर्डिंग है वो ये बोलती है, कॉन्सिक्वेंट टू फाइनल ऑर्डर, क्या बोलती है, कॉन्सिक्वेंट टू फाइनल ऑर्डर। आप अपने बुक पढ़िए अगर आपके पास, तो रूल 7 निकाल के देख सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, कॉन्सिक्वेंट टू फाइनल ऑर्डर। इसका मतलब ये कि फाइनल ऑर्डर की वजह से जो आपकी ड्यूटी बन रही है, फाइनल ऑर्डर की वजह से जो ड्यूटी बन रही है, तो यहां पर फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट ड्यूटी कितनी है, नील। फाइनल ऑर्डर के कॉन्सिक्वेंट या फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट ड्यूटी कितनी है, नील, नहीं है ना, कुछ भी पे नहीं करना है। तो नील के ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, नील के ऊपर इंटरेस्ट कितना, नील, कोई इंटरेस्ट नहीं है, नील के ऊपर इंटरेस्ट भी नील बनेगा। तो क्वेश्चन यही है कि शुड द असेसी बी लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन एनी अमाउंट कॉन्सिक्वेंट टू द ऑर्डर फॉर फाइनल असेसमेंट। रेट जो स्पेसिफाई की गई है, रेट भी आपका जो है इस बार चेंज आ गया है, रेट के अंदर भी, रेट के अंदर भी आपका चेंज आ गया है। आपका पहले जो है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया था 18% फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉर विच सच अमाउंट इज डिटरमाइंड टिल द डेट ऑफ पेमेंट। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, कब से लगती थी ड्यूटी, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ फॉर विच सच अमाउंट इज डिटरमाइंड टिल द डेट ऑफ ड्यूटी। पर यहां पर तो लगेगी नहीं, क्योंकि नील के ऊपर जो नील के ऊपर लगा दो आप इंटरेस्ट, कितना हुआ, ड्यूटी जितनी पे करनी है, ड्यूटी तो पे ही नहीं करनी, नील ड्यूटी पे करनी है, नील के ऊपर तो नील होगा,
नो इंटरेस्ट इज पेबल, नील लाइबिलिटी। आप लोग अब इसकी वर्डिंग्स पढ़िए, क्वेश्चन अब जो सॉल्यूशन है एक बार पढ़िए क्या बोल रहा है। आ जाइए। लीगल पोजीशन और अपना जो है हम कंक्लूजन ही पढ़ेंगे। हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट इट इज पॉसिबल दैट ड्यूटी लाइबिलिटी इज मोर देन द रिकवर्ड ड्यूटी लाइबिलिटी इज मोर देन दैट रिकवर्ड इन द प्रोविजनल असेसमेंट। ठीक है। Liability to pay interest under Rule 7(4) arises on any such amount payable to central government। अगर ऐसा कोई अमाउंट है, मतलब कि प्रोविजनल में कम किया था, फाइनल किया था, पता पड़ा कि इतना और करना है, तो उस अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। पर यहाँ पर तो अमाउंट नील है। Liability to pay interest under Rule 7(4) arises on any such amount payable to central government consequent to order for final assessment under Rule 7(3). The court agreed that since in the assessee's case final assessment resulted in nothing due and payable to the government, later part of Rule 7(4) was not attracted. Consequently, no interest was recoverable from them. Indeed, in case where assessee has paid the differential duty prior to finalization of the assessment, if the interest was to be recovered and was payable on such date, रूल वुड हैव स्पेसिफिकली सेड सो। अगर ऐसा पे करने को होता तो रूल के अंदर स्पेसिफिकली ये बोला जाता, मगर यहां नहीं बोला गया है, तो यहां पर ड्यूटी नहीं लगेगी। कंक्लूजन, द हाई कोर्ट हेल्ड दैट प्रोविजन ऑफ रूल 7(4) विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड हेंस इंटरेस्ट इज नॉट पेबल इफ अमाउंट ऑफ डिफरेंशियल ड्यूटी इज पेड इन फुल बिफोर द फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इज मेड। उसके पहले दे दी तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यहां पर आया समझ? यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्सिक्वेंट टू। फाइनल ऑर्डर की वजह से जो बनी है ना, फाइनल ऑर्डर के अगेंस्ट जो ड्यूटी है वो नील है, नील पर इंटरेस्ट भी नील आएगा। अगला केस है आपका स्पेंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2015 सुप्रीम कोर्ट। स्पेंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट। स्पेंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2015 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ये वाली जो केस स्टडी है ना हमारी, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताई थी कि एक्सपोर्ट द गुड्स बट नॉट द टैक्सेस, इस लाइन के ऊपर ही आपकी केस स्टडी बेस्ड है। एक्सपोर्ट द गुड्स बट नॉट द टैक्सेस, मतलब ओवरसीज जो कस्टमर है उसके ऊपर इंडिया के टैक्स का बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर क्या होता है ना कि केवल एक बॉन्ड भर दिया जाता है, मतलब एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं तो रिबेट ले लेते हैं। मतलब जब गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो हम जो एक्साइज ड्यूटी जो हमने पे करी थी उसकी रिबेट मिल जाती है। यहाँ पर बस आपको एक बॉन्ड भरवा लिया जाता है, बॉन्ड भर देते हैं केवल, और एक्सपोर्ट होने के बाद जो बॉन्ड होता है ना वो कैंसिल हो जाता है। बॉन्ड किस लिए भरवाते हैं? श्योरिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए कि आप एक्सपोर्ट करोगे। मान लो आप एक्सपोर्ट ही नहीं करो तो इसलिए आपसे बॉन्ड तो भरवा लिया जाता है, बॉन्ड आपसे भरवा लिया जाता है और एक्सपोर्ट होने के बाद बॉन्ड कैंसिल हो जाता है। ओके। आइए केस पढ़ते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। Whether Rule 18 of Central Excise Rules 2002 allows export rebate of excise duty paid on both input as well as final product manufactured from such input। एक्साइज ड्यूटी की रिबेट जो है इनपुट के ऊपर और साथ साथ फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर दोनों पे मिलेगी क्या?
आंसर रूल 18 Rule 18 of Central Excise Rules stipulates that where any goods are exported, जहां पर कोई goods export करे हैं, the central government may by notification grant rebate of duty paid on such excisable goods or duty paid on material used in the manufacturing or processing of such goods. ठीक है, जो गुड्स के ऊपर ड्यूटी पे करी उस पर रिबेट मिल गई, जो आपने रॉ मटेरियल यूज किया था उस पे जो ड्यूटी है वो भी आपकी माफ हो गई। ठीक है, द इश्यू इन द इंस्टेंट केस वॉज दैट द वर्ड और यूज्ड इन बिटवीन द टू काइंड्स, पहले यहां पर और वर्ड लिखा जाता था, यहां पर पहले और यूज होता था, इसको जो है अब एंड कर दिया गया है और की जगह। मैं आपको इसका डायग्राम बनवाता हूं।